ये आपकी नई बुक में है नेसेसरी कंडीशन और एब्जेक्ट टू बी एनालिटिक। तो हम आपको एनालिटिक वर्ड की एक बार और शॉर्ट में हम इसकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि जब भी बार बार इस पूरे यूनिट में एनालिटिक शब्द आएगा उसको आप किन अर्थों में लेंगे और क्या समझेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर देखिए, अगर हम इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम कोई फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड मान लीजिए कंसीडर करते हैं और ये है एफ जेड, और यहाँ पर एक पॉइंट हम एक्स जीरो कंसीडर करते हैं और इस एक्स जीरो और इसको वाई जीरो कंसीडर करें, यह पॉइंट भी एक्स जीरो वाई जीरो होगा और इससे संबंधित एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स जीरो प्लस आई वाई जीरो होगी। तो एक्स जीरो वाई जीरो पर अगर कोई फंक्शन मीन्स जेड इक्वल टू जीरो पर अगर एनालिटिक है तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पी के एक निश्चित नेबरहुड में, जिसका कि रीजन आर बोलेंगे, इसमें प्रत्येक एक्स की वैल्यू इस रीजन में जो पड़ेगी उससे संबंधित प्रत्येक वाई की वैल्यू का बना हुआ पेयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस रीजन आर। तो यहाँ पर एनालिटिक होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन इस रीजन आर में एक्स जीरो वाई जीरो मीन्स पी के नेबरहुड में, लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड में एवरी पॉइंट पर, माने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जहाँ तक है इस नेबरहुड में पड़ रहा है वह कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये ध्यान में रखना है। एनालिटिक मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंशिएबल तो होता है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो इन्हीं के लिए ये जो नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू बी एनालिटिक, इसको काउची रीमन इक्वेशन भी बोलते हैं। काउची रीमन इक्वेशन या थ्योरम बोलते हैं, इक्वेशन। अभी हम इसी को बताने वाले हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस यूनिट, काउची रीमन इक्वेशन। इसको आगे हम शॉर्ट में CR इक्वेशन के रूप में बताएंगे। एनालिटिक का मतलब एट इन द गिवन रीजन द फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ कि इस जो फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड प्लस आई बी एक्स वाई। यहाँ पर ये रियल फंक्शन है, इमेजिनरी फंक्शन होगा तो ये भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, बी भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो अगर w इक्वल टू एफ जेड इज गिवन इन द एक्स वाई फॉर्म, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फंक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पर u अलग से और v अलग से इस रीजन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होंगे। मीन्स u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x एंड y, v का विद रिस्पेक्ट x एंड y शुड बी कॉन्टिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि उसकी लिमिट निकल जाएगी। x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो मीन्स z इक्वल टू जीरो पर अगर मान लें कि यहाँ पर कोई पॉइंट आप ले लेते हैं e और यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z अगर p z जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब x और y की वैल्यू परिवर्तित होते होते x जीरो y जीरो पर जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर हम उसे एनालिटिक बोलेंगे, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट निकले और लिमिट ही उसका उस पॉइंट पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, जनरल फंक्शन में भी और यहाँ पर भी, ये याद रखना है। तो आगे हम चलते हैं नेसेसरी कंडीशन के बारे में विश्लेषण करने। तो आइए हम इस पर फिर से
रिटर्न होते हैं, याद रखना है। एनालिटिक मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो नाउ एक इसमें थ्योरम है, उसको ध्यान से देखना है। थ्योरम, ये थ्योरम काउची और रीमन की है। इसमें बता रहे हैं कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू बी नल्टी, ध्यान से देखिए, फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट इक्वल टू यू एंड प्लस आई बी, एब्जेक्ट इज टू बी एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है तो इसकी आवश्यक शर्त क्या है? नेसेसरी कंडीशन, एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इन रीजन आर, इन रीजन आर। अब आगे कह रहे हैं आर माने हैं, इसमें एक से अधिक शर्त है। एक है कह रहे हैं कि डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी डेल वाई, एंड दूसरी है डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी डेल एक्स, प्रोवाइडेड डेल यू डेल एक्स एंड डेल यू डेल वाई, डेल बी डेल एक्स एंड डेल बी डेल वाई एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसमें इनकी शर्त यही है कि थ्योरम कह रही है कि एब्जेक्ट अगर एनालिटिक होगा तो उस फंक्शन एब्जेक्ट में जो रियल पार्ट है उसका डेल यू एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, बी के इमेजिनरी पार्ट का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बराबर होगा, और रियल पार्ट का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इमेजिनरी पार्ट के x के पार्शियल डेरिवेटिव का निगेटिव होगा, माइनस साइन के साथ होगा। अगरचे u और b के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x y एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स प्राप्त हो जाते हैं, तो उस डेफिनेट रीजन R में अगर वह प्राप्त किए जा सकते हैं उसी को एग्जिस्ट होना बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस डेफिनेट रीजन में हम मान लीजिए यह p x0 y0 है, तो यहाँ पर यह x0 है, ये y0 है, इसके एक निश्चित रीजन में इस पॉइंट को हम p यहाँ लिखते हैं और x0 y0 थोड़ा दूर लिखते हैं। माने इसके डेफिनेट रीजन में कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है लेकिन इनका पार्शियल डेरिवेटिव कुछ शर्तों पर एग्जिस्ट नहीं करते, कभी कभी ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये लागू नहीं होते। तो इसीलिए इन दोनों शर्तों पर तब उनको हम एनालिटिक नहीं बोलेंगे। एनालिटिक तब होगा जब ये एग्जिस्ट करेगा और ये शर्त लागू होगी। यहाँ हम नहीं कहने वाले हैं कि ये डेल यू डेल एक्स डेल बी डेल यू डेल वाई डेल बी डेल एक्स एंड डेल बी डेल वाई कॉन्टिन्यूअस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इनकी वैल्यू मिलेगी, यही शर्त है। दिस इज द थ्योरम ऑफ काउची और रीमन दैट फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट इज टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इन रीजन आर और दिस एंड दैट। यह शर्त किन शर्तों पर आई है इसको हम प्रूव करने वाले हैं। हालांकि प्रूफ आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन प्रूव करने से आप आगे के प्रॉब्लम्स का सलूशन आप करने में आपको आसानी होगी और बहुत चीज़ें आप समझ जाएंगे। हम इसको प्रूव करने वाले हैं कि ये शर्त कैसे आई है, और इसके लिए हमें आपको केवल ये कंसीडर करना है कि लेट W इज इक्वल टू एफ और दिस विल बी इक्वल टू u प्लस आई बी, इसको एक इक्वेशन मानिए, एंड लेट डेल्टा z इज इंक्रीमेंट in z and del u and del v are increments in u and v for corresponding
corresponding increments in corresponding increments of delta x and delta y in x and y। x y में अगर डेल्टा x डेल्टा y का इंक्रीमेंट है और उसके लिए u v में डेल्टा u और डेल्टा v का इंक्रीमेंट है, जबकि डेल्टा z में इंक्रीमेंट अगर कंसीडर किया जाता है तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं एफ जेड प्लस डेल्टा जेड दैट विल बी इक्वल टू यू। अब यहाँ पर जो ये होता है इसको हम लिखते हैं यू एक्स वाई एंड प्लस आई बी एक्स वाई, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जहाँ एक्स है अगर हम जेड में डेल्टा जेड जोड़ेंगे तो एक्स में डेल्टा एक्स जुड़ेगा, वाई में डेल्टा वाई जुड़ेगा इन द आर प्लेसेस सभी बिंदुओं पर। ये इस तरह हम इसको नए फॉर्मेट में इस तरह जैसे बुक में लिख कर बताया गया वही हम आपको बताने वाले हैं। और अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा यू एंड प्लस आई बी प्लस डेल्टा बी। इसमें क्योंकि डेल्टा यू इज टेकन एज इंक्रीमेंट इन यू एंड डेल्टा बी इज टेकन इन बी। हालांकि तत्काल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको इस फॉर्म में केवल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यू डेल्टा बी लिया है यू और बी में, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बना लीजिए। अब 2 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे फॉर फाइंडिंग एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस एफ जेड। इसमें से इसे घटाएंगे, यहाँ पर डब्ल्यू की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वो सिंबॉलिक है। इसमें से इसे घटाएंगे ऐसे लिख देंगे। और अब राइट हैंड साइड में देखिए इसमें से इसे घटाना है तो ये है u प्लस डेल्टा यू एंड प्लस आई बी एंड आई डेल्टा बी माइनस यू और माइनस आई बी। अब यहाँ पर देखिए ये जो u है ये रिजेक्ट हो जाएगा, यह आई बी इससे रिजेक्ट हो जाएगा और आपका बचेगा डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी और इधर बच गया एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस डेल्टा जेड। अब आप दोनों तरफ डेल्टा जेड का डिवीजन कर देंगे ऐसे, माने पूरे में करेंगे तो बाद में इसको पार्शियल बना देंगे ऐसे। और इनकी टेकिंग लिमिट, इनकी लिमिट ले लेंगे और लिखेंगे लेट डेल्टा जेड टेंड टू 0 और यहाँ भी लिख देंगे कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 और इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे डेल्टा जेड टेंड टू 0। तो वो फंडामेंटल परिभाषा के आधार पर अब इस पार्ट को हम एफ जेड बोलेंगे, एफ डैश जेड, या इसको लिखेंगे डी डब्ल्यू डी जेड, माने फंक्शन डब्ल्यू का एक्स जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और उसको उसी को हम एफ डैश एक्स से जेड से इंडिकेट करते हैं। जैसे पहले आपने पढ़ा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स एंड डी एक्स इंडिकेट करते हैं, या इस चीज़ को हम वाई डैश में इंडिकेट करते हैं, या इस चीज़ को हम एफ डैश एक्स से इंडिकेट करते हैं। वैसे एफ जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश जेड से इंडिकेट किया गया है जो कि इसके बराबर होता है। एक चीज़ ये ध्यान में देखिए कि ये इक्वेशन नंबर आप 3 बना लीजिए और अब इस पर गौर से आपको ध्यान करना है कि यहाँ पर डेल यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई because u is function of x and y and b is also the function of x and y for that region, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी x y का ही फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा है डेल जेड, माने u x y का फंक्शन होते हुए इसे डेल जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है पार्शियल, जो कि संभव नहीं है। हमने शुरू में आपको उधर बताया था कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये, और जो डेरिवेटिव है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ये अनुपात से मुक्त होता है। कल हमने आपको बताया था कि इसको एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे, एलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे और एलॉन्ग जेड एक्सिस लेंगे, सबकी वैल्यू समान होगी। तो उस कैरेक्टर का, उस प्रॉपर्टी का लाभ लेते हुए इस इक्वेशन जो जनरल आपको मिला है, इसको हम एक बार एलॉन्ग एक्स एक्सिस
डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक वन टाइम एलॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे और दोनों तरफ से हम इसकी वैल्यू निकाल करके हम उसे इक्वेट करेंगे। आइए हम उसको करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ऊपर की बातें हैं इसको अभी नीचे एक मैं लिख सकता हूँ, एलॉन्ग एक्स एक्सिस। आप जब एलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएंगे तो आइए हम एक फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं। ये है एक्स, ये है वाई। जैसा कि इन्होंने बुक में उस तरह का फिगर यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, लेकिन हम एक फिगर आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आप पी लेते हैं और यहाँ पर जेड है और यहाँ पर एक क्यू ले लीजिए, इसको ऐसे इस तरह। तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएंगे, एलॉन्ग वाई एक्सिस जाएंगे, एलॉन्ग एनी कर यह पी है या पी डैश और इसको मान लीजिए पी डैश को x0 y0 और इसी के डेफिनेट रीजन R में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम सबसे पहले एलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएंगे। एलॉन्ग एक्स एक्सिस में आप देखेंगे कि ऑलवेज डेल्टा वाई विल बी 0 क्योंकि y की दिशा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेल्टा वाई विल बी 0 एलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपको एक दिमाग में रख लेना है कि दिस यूनिट एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑलवेज चेंज इन y विल बी 0 और एलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज इन x विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे x 0 है, x में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए एलॉन्ग एक्स एक्सिस में लेंगे। तो देन डेल्टा जेड इज इक्वल टू x0 प्लस आई वाई 0 जो या x प्लस जो आई वाई लेंगे, डेल्टा जेड, जब डेल्टा जेड लेंगे तो ऐसे लेंगे, देन दिस विल इम्प्लाई दैट डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई का फॉर्मेट लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस सिंस एलॉन्ग एक्स एक्सिस डेल्टा वाई इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो जब आप इसमें डेल्टा वाई 0 लिख देंगे तो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ओनली डेल्टा एक्स। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 का जो दिस एफ डैश जेड इक्वल टू दिस, ये तो हर समय कांस्टेंट कॉमन रहेगा, लेकिन इधर देखिए क्या चेंज करेंगे कि लिमिट जो डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स लिख देंगे, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और यहाँ लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स एंड प्लस आई एंड डेल्टा यू अपॉन डेल्टा, ये भी है, ये नॉट यू, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स बन गया। ये इसकी एक नई वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 आप लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 ऑफ एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस एफ जेड एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। ये पूरा इक्वेशन यही है, ये वाला मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ। ये तो जनरल था, अब यहाँ पर हमें एलॉन्ग एक्स एक्सिस लिए तो इसकी वैल्यू इस तरह चेंज हो गई। अब यहाँ पर इमेज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेल यू डेल एक्स की तरह। अब इसको हम चाहें तो इसकी वैल्यू आगे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब जब लिमिट ले लिए तो यह पार्शियल डेरिवेटिव बन गया, इसको लिखेंगे डेल यू डेल एक्स एंड प्लस आई डेल बी डेल एक्स बन गया। वाई बिकॉज इसकी जब लिमिट लेते हैं तो ये फंडामेंटल परिभाषा है, तो लिमिट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0, तब यह डिवाइड बाई डी एक्स बन गया। बिकॉज यू इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर बी को पार्शियल डेरिवेटिव इसी के लेते हैं। अब ये इसको आप फोर्थ इक्वेशन मानेंगे। आगे इसी से देखिए हम लेते हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस, एक बार और। अब इसके लिए हम ऊपर लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखते रहिए। इसको भी हटा दीजिए, इसकी भी कोई खास नीड नहीं है। अब हम लिखते हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस। अब आप इसमें देखिए एलॉन्ग वाई एक्सिस जाएंगे तो डेल्टा एक्स 0 होगा, तो एलॉन्ग वाई एक्सिस तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0
देन डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू आई डेल्टा वाई वन लिख जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, जो भी हमने 3 ऊपर बिठा दिया है, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर जो जेड लिखा हुआ था, तो उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमने जो लिखा था यहाँ लिखना है। देन फ्रॉम इक्वेशन, ये 3 है, 4 है, वो 3 था, और वो 3 था, एक बार हम उसको फिर लिख कर आपको दिखा देते हैं, दिखा दिया हमने। ये था लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड एंड प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ये था इक्वेशन नंबर 3। तो वही मैंने लिखा है कि एलॉन्ग अगर वाई एक्सिस लेते हैं तो इस इक्वेशन में हम डेल्टा जेड, चूँकि ये जनरल टर्म है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, इसमें एलॉन्ग वाई एक्सिस जाएंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ओनली आई डेल्टा वाई। तो ये केवल जेड जो है वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन के आधार पर देखिए इतना एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0, और ये वैल्यू एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहाँ देखिए लिमिट जो डेल्टा जेड है उसे हम आई वहाँ नहीं लिखते, बिकॉज आई इज कांस्टेंट, डेल्टा वाई टेंड टू 0, और देखिए डेल्टा यू विद रिस्पेक्ट आई डेल्टा वाई लिखेंगे एंड प्लस आई डेल्टा बी अपॉन आई डेल्टा वाई लिखेंगे, इस तरह ऐसे। अब नीचे की इसकी नहीं ज़रूरत है, और एक लास्ट वाली लाइन की ज़रूरत है, तो इसी को हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस मैं इसी में ऐड कर दूँगा। अब आप देखिए आई से रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आई है, जिसको हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, एक आई का ऊपर पूरा करेंगे, एक आई का नीचे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और आप जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इस माइनस को हम इधर लिख देंगे, और लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू 0, अब ये वाई है ही नहीं है, रियली क्या था कि ये ऐसे था, यहाँ था, यहाँ था, और एक आई यहाँ था। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें ताकि आप समझते रहें। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू 0, और इस आई को हमने क्या किया है कि ऊपर नीचे आई का गुणा कर दिया, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई है, और ये आई कट जाएगा, तो यहाँ केवल आपको लिखना है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो अब आगे हमने बताया कि ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ डेल्टा वाई टेंड टू 0 माइनस आई डेल्टा यू विद रिस्पेक्ट डेल्टा वाई एंड प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू व्हाट। अब इसमें जब लिमिट रखेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, माइनस आई डेल यू डेल वाई एंड प्लस डेल बी डेल वाई बन गया। इसे इक्वेशन 4 है, तो इसे 5 बना लीजिए, 5। और ध्यान से ज़रा देखिए ये क्या है, ये चीज़ यही है, यहाँ है एफ डैश जेड। एक एनालिटिक फंक्शन होने की काउची ने इस डेरिवेशन को लिया, इसको एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने बताया था, डेरिवेशन एलॉन्ग वाई एक्सिस समान होता है, एलॉन्ग एनी कर्व समान होता है, तो हमने एक्स एक्सिस के एलॉन्ग इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसकी वैल्यू एफ डैश जेड की वैल्यू ये आ गई। एलॉन्ग वाई एक्सिस हमने लिया तो एफ डैश जेड की वैल्यू ये आ गई। इट मीन्स इस इक्वेशन नंबर 5 और 4 का लेफ्ट टर्म सेम है, तो राइट शुड बी सेम, राइट बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दैट, देन डेल यू एंड डेल एक्स प्लस आई डेल बी डेल एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस आई डेल यू डेल वाई एंड प्लस डेल बी डेल वाई के बराबर होना चाहिए। एंड तो इसका मतलब क्या होता है
कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट अलग से बराबर होते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग से बराबर होते हैं। तो इनका रियल पार्ट ये शुड बी इक्वल टू दैट, दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल बी डेल वाई, ये होना चाहिए। और यहाँ पर होना चाहिए कि डेल बी डेल एक्स एंड डेल बी डेल एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस डेल यू डेल वाई होना चाहिए, या माइनस का इसमें गुणा कर देते माइनस बना दें, इसको प्लस बना दें। डेल यू डेल वाई शुड बी इक्वल टू माइनस डेल बी डेल एक्स। इसी बात को रीमन ने यहाँ पर कोट किया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन विद इन ए डेफिनेट रीजन अगर वो एनालिटिक है तो इसका मतलब है अगर वो एनालिटिक है तो ये चीज़ें डेल यू डेल एक्स विल बी इक्वल टू डेल बी डेल वाई एंड डेल यू डेल वाई शुड बी इक्वल टू माइनस डेल बी डेल एक्स, प्रोवाइडेड अगरचे यू और बी का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ एग्जिस्ट करता हुआ मानकर हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस एक जनरल फंक्शन एफ जेड का स्मॉल एक्स वाई यू बी में इंक्रीमेंट लेते हुए एक सैद्धांतिक डेरिवेशन निकाला, और सैद्धांतिक डेरिवेशन में एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों पर हमारी दो वैल्यू आई, एक वैल्यू हमारी ए आई थी, एक वैल्यू ए आई थी। तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने इनको बराबर लिख करके इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दिया, तो उससे हमारा यह रिजल्ट आ गया। इसी को CR इक्वेशन बोलते हैं। दिस टू रिलेशन इज नोन एज CR इक्वेशन, यू शुड रिमेंबर फॉर इट। आपको इसे सदैव के लिए याद रखना है। दिस इज कॉल्ड CR इक्वेशन। द above two relations are known as CR equation। ये CR इक्वेशन कौन है? डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी डेल वाई एंड डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी डेल एक्स, यही दोनों CR इक्वेशन है। अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो हम सबसे पहले नंबर एक काम करेंगे कि हम उनके u और v को अलग अलग उनको पार्शियल डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल बी डेल वाई और डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वाई डेल बी हो रहा है, डेल बी डेल एक्स के बराबर है। अगर ऐसा है तब ये संभावना है कि वो एनालिटिक है, लेकिन इसे पूरी तरह आप नहीं कह सकते वो एनालिटिक है। तब उसके बाद हमें एलॉन्ग एक्स एक्सिस एलॉन्ग वाई एक्सिस एलॉन्ग एनी कर्व हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है तब हम कहेंगे, और लिमिट पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर होती है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसकी लिमिट निकाल लें और CR इक्वेशन का होल्ड करवा दें, तब यू कैन डिक्लेयर दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एट गिवन दैट पॉइंट। तो इसके लिए ये तो नेसेसरी कंडीशन थी। इसके आगे जो है एक और टॉपिक में 11.9 में सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन का भी डेरिवेशन ठीक इसका उल्टा है, प्रोसेस सेम है, उसको हम टाइम कमी की वजह से नहीं बताएंगे। उसमें केवल इतना ही है कि अगर कोई फंक्शन किसी डेफिनेट रीजन R में डेल यू डेल एक्स और यू के पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो और CR इक्वेशन होल्ड करता हो तो हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। अर्थात ये प्रोसेस में क्या करना है, CR इक्वेशन प्रूव करना है और आपको ये देखना है कि क्या उसकी लिमिट मिलती है, तब तो आप कहेंगे कि एनालिटिक है। कुछ फंक्शन में ऐसा भी होता है कि अलग अलग 2-3 तरह के फंक्शन होते हैं। कुछ फंक्शन इस तरह के हैं कि उसमें जो है आपको, हाँ, एक रिमार्क में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई के जितने फंक्शन होते हैं जो कि इंटरमीडिएट में जिनको आपने पढ़ा हुआ है, उस तरह के जो सिंपल फंक्शन सभी वो एनालिटिक होते हैं। आगे आप इस बुक में आप आएंगे, कुछ फंक्शन गिने चुने हैं जो कभी कभी एनालिटिक नहीं भी हो सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अध्ययन किया नहीं है, आपने वहाँ पर रियल फंक्शन को पढ़ा हुआ है, तो वो सभी रियल फंक्शन अलग अलग वो सब कॉन्टीन्यूअस ही होते हैं। अगर यू भी एक्स वाई के कोई फंक्शन आपको मिलते हैं तो वो सब एनालिटिक ही होते हैं और कॉन्टीन्यूअस होते हैं।
तो कॉन्टिन्यूअस के लिए केवल आपको फंक्शन की शक्ल देखकर आप कैसे कह देंगे और कैसे समझ लेंगे, आगे कुछ उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। टाइम कितना वक्त करते हैं, आइए हम इसी कॉन्टिन्यूटी पर एक छोटी सी प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं आपको दिखाने के लिए। एग्जाम्पल 3 करें, सो दैट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एनालिटिक है। एनालिटिक होगा तो डिफरेंशियल होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा, इससे भ्रम में मत रहिएगा। डिफरेंशिएबल होना भी एनालिटिक होने की ही पहचान है। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना एनालिटिक होने की प्रबल संभावना व्यक्त करता है, और अगर उसकी लिमिट भी आ जाए तो पक्का एनालिटिक हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो डेफिनिट रीजन में, और किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट भी मिलती हो, इतनी बात प्रूव करनी पड़ेगी। आगे जो मेन सवाल आएंगे, डिफरेंशिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस हो और उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, देन द फंक्शन विल बी एनालिटिक ओवर रीजन आर। तो आइए हम इस सवाल को लेकर के आपको हमें केवल ये शो करना है कि यह डिफरेंशिएबल है केवल ओरिजिन पर, ओरिजिन के अलावा अन्य किसी पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। मानते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई है, बहुत आसान सवाल होते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है, एंड मॉड ऑफ जेड की पावर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो नाउ एफ जेड इज इक्वल टू दैट, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सोल्यूशन में आप लिखेंगे कि गिवन दैट एफ जेड, और यही डब्ल्यू की होती है, जहाँ जैसी नीड हो हम उसको लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली। आप देख रहे हैं कि हम वैसे जानते हैं कि प्रत्येक एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। बट इन दिस गिवन क्वेश्चन देयर इज ओनली रियल पार्ट। तो आप एक कल्पना करके आई बी इंटू जीरो लिख सकते हैं, तो इसमें जो बी का मान है वो जीरो है। तो हियर दिस इज एफ जेड एंड दिस इम्प्लाई दैट आप यू की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड बी की वैल्यू लिखेंगे जीरो। तो नाउ इफ़ द फंक्शन इज एनालिटिक, हमें तो एनालिटिक ही दिखाना है। एनालिटिक दिखाने के लिए हमें सी आर इक्वेशन को होल्ड कराना है, आँख बंद करके नहीं बल्कि खोल करके आप u और b का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। देन डेल u डेल x इज इक्वल टू 2x, इसका u के x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, एंड डेल u डेल y करेंगे तो 2y आएगा। आइए b का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेल b डेल x जो है ये 0 होगा क्योंकि इसका 0 है, और डेल बी डेल वाई भी 0 होगा क्योंकि वैल्यू 0 है। आइए बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन यू नो दैट डेल यू डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल बी डेल वाई, एंड दिस इम्प्लाई दैट डेल यू डेल एक्स की वैल्यू 2x शुड बी इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 0, एंड अगेन del u del y should be equal to minus del v del x, and this imply that 2y is equal to again 0, and this imply that y equal to 0। इसका मतलब है कि अगर यह 2x की वैल्यू 0 हो जाए और y की वैल्यू 0 हो जाए तब डेल u डेल x भी 0 हो जाएगा, जो तब यह डेल b डेल x इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब केवल ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि सी आर इक्वेशन होल्ड करता है। तो यह ओरिजिन पर ही डिफरेंशिएबल है, और अन्य ओरिजिन के अलावा अन्य किसी पार्ट में इस डेफिनेट रीजन आर के ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तो सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा। यहाँ पर सी आर इक्वेशन केवल ओरिजिन पर होल्ड कर रहा है। ये देखिए, इसको आप एक दो बार पढ़िए, समझिए, करिएगा। तो आगे फिर हम नेक्स्ट कल इस पे और भी सवाल, अच्छे सवाल बताएंगे, जो आपके 3 4 5 सवाल हैं जो आपके एक ही ट्यूब में बराबर आते रहते हैं। उन 5 सवालों में से कोई न कोई एक आपको 10 मार्क का मिलेगा, जिस पर कि हम कल विवेचना फिर करेंगे। और आज ये वीडियो लंबा होने की वजह से हम यहाँ इसको स्टॉप करेंगे।